ये एक गद्यांश है, ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है, तो उसका देखते हैं क्वेश्चन 106 से 114 तक। देखिए इसमें कहा गया है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जब भी कोई गद्यांश हमारे सामने आएगा तो सबसे पहले हम गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे। अभ्यर्थी यहीं पर मिस्टेक करते हैं, वो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ने लगते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर गद्यांश पढ़ते हैं, फिर प्रश्न पढ़ते हैं, फिर गद्यांश पढ़ते हैं और कंफ्यूजन में काफी समय जाया कर देते हैं और कभी कभी तो गलत भी कर देते हैं और इसका प्रभाव पूरे आपके पेपर पर पड़ता है। तो सबसे पहले जो ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप गद्यांश को बिना देखे हुए नजरअंदाज करिए और सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए और उसके विकल्पों पर एक सरसरी निगाह दौड़ा लीजिए। तो देखिए 106 क्वेश्चन है, मीरा और रमेश हैं परस्पर भाई बहन, मतलब इनके रिलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। स्किप करिए, आगे चलिए। फिर रमेश ने मीना की पिटाई की है, हाँ पिटाई की है, क्यों की है वो पूछा जा रहा है। कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक क्या है, देखते हैं क्या है आवश्यक। यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय है, मतलब ये कोई स्टेटमेंट आया होगा तो उसका क्या आशय है ये गद्यांश को पढ़ने के बाद पता चलेगा। फिर इसके बाद 110 प्रश्न देखते हैं कि जो शब्द शेष से भिन्न हो, प्रथम अव्वल फर्स्ट परीक्षा। देखिए आपका यहीं से एक प्रश्न सही हो गया, परीक्षा प्रथम अव्वल फर्स्ट ये तीनों एक तरीके के हैं और ये भिन्न है इससे, ठीक है। अब 111वां प्रश्न, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है। देखिए रमेश के बारे में बात की जा रही कि उसके लिए कौन सा एडजेक्टिव सबसे एप्रोप्रिएट रहेगा। पर तुम का क्या भाव है, पर तुम ये कोई स्टेटमेंट है आया होगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग जानते हैं अमरकोट में हुआ था, लेकिन हम पैसेज को रीड कर लेंगे कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ है, पैसेज के रिकॉर्डिंग। फिर यह बहुत निकट आने के लिए मुहावरा है, बहुत निकट आने के लिए मुहावरा पूछा जा रहा है, तोता रटंत पास आना, सर पर आना, अव्वल रहना, ये सब। तो अब इन प्रश्नों को हम हल करने के लिए देखेंगे। अब सबसे पहले अब पूरे प्रश्न को हल करने के लिए अब हम पैसेज को पढ़ेंगे। जैसे रमेश, सॉरी यहाँ पे माँ कह रही है रमेश मीना क्यों रो रही है, तो रमेश कह रहा है मैंने चांटा मारा, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। फिर माँ कहती है लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो, यह भी कोई पढ़ने का समय है क्या, आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई, दिमाग है या मशीन, और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है। रमेश कहता है माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊंगा, मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ कहती है हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता, अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। क्या तुम समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे, अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफी रहता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश कहता है अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊंगा, कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, अमरकोट में। देखिए आपको यहाँ ये उत्तर मिल गया। फिर अकबर का जन्म जहां भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है, माँ का स्टेटमेंट है। अब प्रश्न को देखते हैं कि मीना और रमेश हैं परस्पर। देखिए यहीं पर आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया था कि माँ कहती है रमेश मीना क्यों रो रही है, तो रमेश कहता है मैंने चांटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। ऑब्वियस सी बात है कि माँ कह रही है तो उसकी लड़की ही होगी, और यहाँ रिलेशन से आपको पता चल गया कि भाई और बहन हैं। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब 107वां प्रश्न, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह, यहीं पर देखिए आपका उत्तर है क्योंकि वह उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर 107 नंबर का हो जाएगा, पढ़ने नहीं दे रही थी, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अब 108वां प्रश्न है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है खेलकूद छोड़ना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। देखिए माँ ने कहा था कि शुरू से नियमित पढ़ाई किए होते, इस वजह से इसका ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 109 प्रश्न देखते हैं, यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशय क्या है। यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय है, पढ़ने का कोई
समय नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो पैसेज है उसके रिगार्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह पढ़ने का कोई समय नहीं है, यह समय पढ़ने का नहीं है। यानी कि परीक्षाएं जब सर पर हैं तब आप फटाफट पढ़ रहे हो, इस वजह से ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब इसके बाद 110 प्रश्न देखते हैं। जो भी शेष से भिन्न हो उसे छांटना है, हमने बता ही दिया था, इसमें परीक्षा सबसे डिफरेंट होगा। 111 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? रमेश को देखो उसकी माँ रट्टू तोता नहीं बनने देना चाहती है, तो इस वजह से चौथा विकल्प सही हो जाएगा। पर तुम का यहाँ पर क्या भाव है? पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। तो यहाँ पर सही होगा कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया। उसकी माँ कहती थी कि बार बार तुम पढ़ो, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? बच्चा बार बार कह रहा अकबर का जन्म अमरकोट अमरकोट, तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। अब ये बहुत निकट आना, ये मुहावरा किसके लिए उपयुक्त है? तो बहुत निकट आना का मतलब सर पर, खोपड़ी पर आ जाना, सर पर आ जाना। परीक्षाएं जब सर पर आ जाती हैं तो उसके लिए तो ये मुहावरा वहां पर प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपके सारे प्रश्न इस प्रकार से 9 प्रश्न जो गद्यांश से संबंधित थे फटाफट सॉल्व हो गए, क्योंकि आपने पहले प्रश्नों को पढ़ा और इसके बाद पैसेज को। देखिए फिर अब हम काव्यांश को भी हल करने की यही ट्रिक अपनाएंगे। देखिए प्रश्न है, कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों? बंदर और बेबसी गूंगा होने भीतरी घाव के कारण। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है घाव के हरे भरे रहने की, मतलब कविता है और रीति शब्द में भाव है, परायपन, खालीपन, खोखलेपन, अपनेपन, मतलब रीत कोई शब्द आया होगा उसका भाव पूछा जा रहा है। फिर अगला है, कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कवि घाव के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति। ड्योढ़ी शब्द का अर्थ भी पूछा गया, भीतर के घाव। इस प्रकार से सरसरे निगाह से आप पढ़ लें सारे प्रश्नों को। अब इसके बाद काव्यांश को पढ़िए। देखिए जीवन की इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, मतलब जीवन का एक मोड़ है जिस पर कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। कवि कह रहा है कि उसकी एक ऐसी स्टेज है कि वह अब कुछ कह नहीं पा रहा है, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं। देखिए जुबान जो है जब वो निकलती है बाहर तो वो अधरों की का मतलब होता है होठों, तो होठों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, शब्दों के पहरे हैं। वहां पर कभी कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है, एक चिंता है चूंकि शब्दों के पहरे हैं, शब्दों की बंदिशें हैं और एक बेबसी है, एक बंधन है, इस वजह से वो कह नहीं पा रहा है। हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, मतलब हंसने को तो देखने में वो खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, और जीने की बात की जाए तो सांसें चल रही है तो जी ही रहे हैं। साधन सुभीतों में ज्यादा ही रीते हैं, मतलब साधन और सुभीतों मतलब जीवन की हर एक चीज को प्राप्त करने के लिए, साधन सुविधाओं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ही व्यक्ति ज्यादा तत्पर रहता है, उसी में खोया रहता है, उसी में अपने आप को समाहित किए रहता है। बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, बाहर से व्यक्ति तो हरा भरा दिखता है, कवि के कहने का आशय यह है कि वह बाहर से हरा भरा दिख रहा है लेकिन भीतर से उसके मन में गहरे घाव हैं। एक अंदर कचोड़ कह सकते हैं, एक कचक है, एक टीस है मन में, एक कह लें कि दुख का भाव उसके अंदर है, भीतर उसके गहरे गहरे घाव हैं। सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। चूंकि कभी कुछ कह नहीं पा रहा है तो जब कुछ कह नहीं पाएगा तो अन्य व्यक्ति यही समझेंगे कि यह गूंगा है, लेकिन वह कभी कह रहा है कि मैं दूसरों के लिए गूंगा हूं लेकिन खुद के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहरा हूं, क्योंकि मैं दूसरे की चीजों को भी नहीं सुन पा रहा हूं। अब पैसेज को सॉल्व करते हैं। कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों? बंधन और बेबसी के कारण, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात किसकी की गई है? घाव के हरे भरे होने की, बिल्कुल गलत है। गूंगा बहरा होने की, एकदम गलत है। साधन सुबीतों की, एकदम गलत है। कुछ भी ना कह पाने की विवशता की, जी हाँ इसी की बात की गई है मुख्यतः कि कवि की बंदिशें हैं, कुछ परेशानियां हैं, कुछ
मतलब बाउंडेशंस हैं जिसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहा है। रीते शब्द में भाव है, परायपन, खालीपन, खोखलेपन, अपनेपन। तो यहाँ पर अगर कविता का आशय देखा जाए तो रीते का तात्पर्य है खालीपन से, क्योंकि पूरी कविता एक खालीपन को बयां करती है, एक कवि के अकेलेपन को बयां करती है। इस वजह से रीते शब्द का अर्थ यहाँ पर खालीपन से है, ना कि खोखलेपन या अपनेपन या परायपन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि घाव के गहरे होने से दुखी है, गलत है। कवि के जीवन में बहुत अभाव है, यह भी गलत है। कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, यह भी गलत है। कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। देखिए पद्यांश का जो आशय उसके हिसाब से आप सॉल्व करें। फिर ड्योढ़ी शब्द का हमने पहले ही मतलब बताया था, एक चौखट। चौखट यहाँ पे गलत होगा, चौखट अलग चीज है, दरवाजा अलग चीज है, घर अलग चीज है, देहरी ये शब्द सही है। तो ड्योढ़ी का मतलब होता है देहरी। फिर अगला प्रश्न है भीतर के घाव से तात्पर्य क्या है? तो घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा, अंदरूनी चोट, शारीरिक क्षति। तो घर के भीतर की अशांति ये गलत है, अंदरूनी चोट भी उसको कोई नहीं, शारीरिक क्षति भी नहीं, ये एक हृदय की पीड़ा है। इस वजह से दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।